गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग कैसे हैं? चलो, आज का नीति से रिलेटिव ये वो दिया हुआ है, नीति बनाम उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ। जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं उन पर दिया हुआ है शिक्षा से रिलेट करके, तो इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को वैसे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सार मान लो, एक तरह से न्यूज़ पेपर का सार मान के चलो। ये हर किसी को समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। जिसके पास दिमाग होगा, बुद्धि होगी, मस्तिष्क होगा, कुछ समझने और सोचने की शक्ति होगी, वही व्यक्ति ये एडिटोरियल और जो हमारे सेशंस आते हैं उन्हीं को ही समझ में आप आ सकेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आप बने रहिए, और जो समझने योग्य, जिनके अंदर बुद्धि और क्षमता है, जिनकी बुद्धि का विकास हुआ है, ऐसे लोगों को शेयर भी करते रहिए और लोगों को भी ये चीज़ समझ में आए और इससे लाभान्वित हो। ठीक है ना? नई शिक्षा के नीति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि समग्रता में इसका क्रियान्वयन 90% से भी अधिक विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी उठा रहे राज्य शिक्षा संस्थान, जो है राज्य के जो शिक्षण संस्थान हैं, वो 90% संस्थान इसमें कार्य करते हैं, जो उस शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। खासकर राज्य के विश्वविद्यालयों को अध्ययन का जो शिक्षण कार्य है, अध्यापन सहित अकादमिक एवं वित्तीय तथा इनके शोधन मजबूत बनाए रखने के बगैर नई शिक्षा नीति का मकसद कामयाब करना, जो अभी नई गवर्नमेंट में शिक्षा नीति लाई गई है, उसको कामयाब करने के लिए क्या ये कामयाबी हासिल कर पाना इतने संसाधन में संभव है या नहीं, इस पर चर्चा होनी है पूरे एडिटोरियल में। ठीक है ना? भारत की वैश्विक महाशक्ति बनना है तो देश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य तथा जीवन मूल्यों की चिंता करनी होगी। देखो, कोई भी देश हो, उसकी जब तक सभी देश की जो आबादी है, उसका शिक्षा का स्तर एवं स्वास्थ्य का स्तर अच्छा नहीं होगा, तब तक देश को आप महाशक्ति के रूप में, विश्व गुरु के रूप में जो सपना देख रहे हैं, जो हमारे देश की सरकार और देश के कई संगठन जो कहते हैं, तो कैसे संभव होगी ये परिकल्पना? हमें कल्पना चेक करनी चाहिए हर व्यक्ति का शिक्षा का स्तर कैसा हो, हम कैसे देश को विकसित कर पाए, जीडीपी कैसे बढ़ेगी। जब तक हमारे विचारों में इतनी परिपक्वता नहीं आएगी, जब तक एजुकेटेड नहीं होगा, वेल एजुकेटेड हुए बिना ये सब कुछ संभव ही नहीं है। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ध्यान देना होगा। देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा, तभी ये सब कुछ संभव हो सकता है। उच्च शिक्षा का इसका सबसे बड़ा प्रमुख जरिया है। इसके लिए मोदी ने राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, एनईपी है, 2020 के शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात GER को वर्तमान में 27.3% से बढ़ाकर के 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब इसके स्तर में भी और अभी और बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है। 20% से भी ज़्यादा इसको और डेवलप करने की आवश्यकता पड़ेगी। देश भर में 94% नामांकित विद्यार्थियों के साथ, देखो एक चीज़ आप समझिए, कितने लोग ग्रेजुएट घूम रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएट होने का मानक क्या है, उनमें कितनी तकनीकी ज्ञान है, कितनी उनकी समझ विकसित है। ग्रेजुएट की डिग्री लेने मात्र से कोई नहीं हो जाता, उसके अंदर वो काबिलियत प्राप्त हुई है या नहीं। आजकल जो अपने देश का ग्रेजुएशन का लेवल है, 10 में से एक व्यक्ति ही ग्रेजुएट कहा जा सकता है, बाकी के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं उनकी शिक्षा में। तो ये चीज़ें जब तक दूर नहीं होंगी, तब तक देश विकसित नहीं होगा। देश का बहुत अच्छा विकास करना है तो हर एक व्यक्ति को तकनीकी शिक्षा आनी चाहिए, और उसकी समझ और विचार का स्तर भी उसी लेवल का होना चाहिए, तभी यह सब कुछ संभव होगा। सिर्फ सरकार के कहने से या फिर बड़े बड़े घोषणाओं से ये सब कुछ संभव नहीं हो सकता। इसका लक्ष्य शिक्षा बजट की GDP पर 6%
तक और बढ़ाना चाहिए। भारत में संविधान की शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। देश भर में 94% नामांकन विद्यार्थियों के साथ राज्यों के शिक्षा स्तर पर गुणवत्ता एवं वृत्ति संकट, शिक्षकों की कमी है। शिक्षक जाते हैं और काफ़ी आप देखते रहते होंगे, शिक्षक जितने गवर्नमेंट शिक्षक हैं आपने देखा होगा, काफ़ी वो जो क्वालिटी होनी चाहिए इस पर लेवल तय होना चाहिए। जो शिक्षक हैं इनको सैलरी मिल रही है, उनकी सैलरी उनकी गुणवत्ता पर आधारित करनी चाहिए, तब तक वो शिक्षा अच्छी नहीं देंगे। भले ही वो बहुत क्वालिफाइड और तमाम परीक्षाएं पास करने के बाद में विद्यालयों में नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो ईमानदारी से वहाँ शिक्षण कार्य नहीं कराते हैं। इस पर भी हमें सरकार को और देश की जो आबादी जो जानते हैं कि शिक्षा का कार्य कैसे अच्छा हो सकता है, उस पर ध्यान देना होगा। तो राज्यों के बदहाल विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की उच्च शिक्षा स्तर, और आपने देखा होगा कई ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं, विद्यालय जो कि शिक्षा कार्य के लिए नहीं, वहाँ सिर्फ एक व्यवसाय है, वहाँ शिक्षा का एक व्यवसाय है। ऐसे व्यवसाय विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए जहाँ सिर्फ शिक्षा कार्य के नाम पर व्यवसाय किया जा रहा है। हम कहते हैं व्यवसाय आप करिए, धनोपार्जन करिए, लेकिन शिक्षा का स्तर जब तक अच्छा नहीं है, डिग्री मिल जाती है, आता कुछ नहीं है। तो ये भी इसमें ध्यान रखना होगा। तभी इसमें दिया हुआ राज्यों की बदहाल विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालय ऐसे हालात में है जहाँ शिक्षा नहीं होती, सिर्फ व्यवसाय चलता है। इनके जो है कैसे उम्मीद की जा सकती है इसको शिक्षा स्तर पर देश को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक शिक्षा का स्तर, मैं बोल चुका हूँ, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल 1113 विश्वविद्यालय हैं, इनमें से 235 केंद्रीय, ये डाटा है, और 422 राज्य विश्वविद्यालय हैं, जिनकी कुल विश्वविद्यालय कुल से 657 सरकारी विश्वविद्यालय, 10 निजी डीम्ड तथा 446 निजी विश्वविद्यालय हैं। देश में लगभग 43,796 विश्वविद्यालय महाविद्यालय तथा 11,296 स्टैंड अलोन संस्थान है ना। भारत में 18 से लेकर 23 वर्ष आयु के वर्ग का 1 लाख आबादी पर 31 महाविद्यालय हैं। 1 लाख पर 21 महाविद्यालय हैं। उनमें 21.4% सरकारी महाविद्यालय और 13.6% निजी सहायता प्राप्त, जो अर्ध मतलब सहायता से हुए हैं। 65% से गैर सहायता और निजी महाविद्यालय भी हैं। लगभग 61.4% महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं तथा 10.5% महिला महाविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और केरल महाविद्यालयों की संख्या के मामले में प्रमुख 10 राज्यों में 6 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ये आंकड़े हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे देश कुल GER का 53.17% है। ठीक है ना। NEP उच्च शिक्षा में बुनियादी बदलाव के जरिए पाठ्यक्रम अध्ययन, अध्यापन और मूल्यांकन की पद्धति में सुधार की ओर जोर देती हैं और नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के लिए यह पाठ्यक्रम परिवर्तन जो शिक्षण के विकल्प के रूप में यह स्थापित करते हैं, इनको स्थापित किया है करते हुए विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक और जिज्ञासा के साथ साथ में ज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी विषयों पर बढ़ावा देंगे। तकनीकी गतिशीलता प्रशिक्षण पद्धति के साथ साथ सीखने की गुणवत्ता में सुधार कर अधिक ज्ञान देते हैं तथा शैक्षिक संस्थानों का पाठ्यक्रम पढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए ढांचागत विकास करना होगा। इनका जो शिक्षक का स्तर है वो ढांचागत एक कॉन्सेप्ट के रूप में होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों को समग्र व्यक्तित्व का विकास और वर्तमान जरूरतों के हिसाब से आज की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और जो आज की मांग है समय के हिसाब से, उस हिसाब से चलना होगा। उसका कौशल का निर्माण करना होगा, उनके अंदर एक हुनर तैयार करनी होगी, है ना। हालांकि हमारे देश ने प्रगति करी है, लेकिन आज की जो रेस है दुनिया की, उसके हिसाब से हमें शिक्षा का स्तर तैयार करना होगा। ENP उस शिक्षा के बहु विषयक होने के साथ साथ में विषयों के चयन की लचीलापन एवं मूल्यांकन का शिक्षण पद्धति जैसे अच्छे पहल शामिल है। ENP की प्रस्तावित ग्रेडिंग प्रणाली भारत के मौजूद शिक्षक संस्थानों के मूल्यांकन के परिणाम व्यवस्था
के लिए बुनियादी बदलाव लाएगी। इससे अनमूल्यांकन व्यवस्था में शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों का विषय समझाने और सीखने के आधार पर समग्र मूल्यांकन करना होगा। और NEP व्यक्तिगत कौशल और प्रतिभा का मूल्यांकन करना केवल विद्यार्थी और शैक्षिक भविष्य का बेहतर मूल्यांकन करने में सहायक होगी, बल्कि उनको भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय भी ले सकेंगे। शैक्षिक औद्योगिक क्षेत्र में ITI सेक्टर है, जिसमें हमें तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। उस क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं हैं आज के समय में। उसके लिए और भी उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और जो फीमेल हैं, बेटियां हैं, उनको भी शिक्षा आसानी से प्राप्त हो सके। क्षमता और कौशल कार्यबल निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और गुणवत्ता का GER वृद्धि भारत की वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने, ये भारत में जब ये सब क्षेत्रों में डेवलपमेंट किया जाएगा तभी संभव होगा, तभी यह संभव होगा कि हम जो सपना देखे हैं कि नंबर 1 लाने के लिए इन सब चीज़ों पर हमें काम करना होगा। शिक्षा संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका होगी इन कार्यों के लिए। जब तक देश की आबादी शिक्षित नहीं होगी, तब तक किसी कुछ वर्गों को लेकर के या कुछ उद्योगपति और व्यापारी और नेताओं के बालकों से देश की स्थिति में इतना कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। और राज्यों की शिक्षा संस्थान, जिस प्रकार विश्वविद्यालय गुणवत्ता शिक्षकों की अपर्याप्त तदर्थ और व्यवस्था, घटिया शोध व्यवस्था, कई इतने विद्यालयों की जर्जर स्थिति है, उनमें सुधार होना चाहिए। वित्तीय संकट, प्रत्यायन, आधारभूत ढांचे की कमी और कुप्रबंधन काफ़ी विद्यालयों में टीचरों का समय से ना आना, ये कुप्रबंधन के अंतर्गत आता है। वहाँ की व्यवस्थाएं सही नहीं है। साथ साथ स्वायत्तता की कमी जैसे गंभीर समस्याओं का भंवर जाल में है। राज्य विश्वविद्यालयों की अहमियत को समझते हुए भी हर हाल में नीति आयोग को राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों को उच्च राज्य शिक्षा परिषद अध्यक्षों के सम्मेलन में बताने की झिझक भी नहीं है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की औसतन 8,000 करोड़ से अधिक के बजट की तुलना में राज्य विश्वविद्यालयों का मात्र 83 लाख करोड़ का ही एक तरफा आवंटन प्राप्त होता है। ये असमान वितरण, शिक्षा नीति का असमान वितरण, इस पर भी जब इनका जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुकूल ही धन का आवंटन हो सके, तभी व्यवस्थाएं सही से चल सकेंगी। महाविद्यालयों की स्थिति इससे भी अलग नहीं है। केंद्र सरकार के महाविद्यालयों को औसतन 27 करोड़ का बजट की तुलना में राज्य विद्यालयों को मात्र 21 लाख का बजट ही आवंटित होता है। इस अतार्किक आवंटन की वजह से ही नीति निर्माताओं को यह भ्रम है कि शैक्षिक शोध और सहित अकादमिक गुणवत्ता के मामले में केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय से बेहतर हैं, क्योंकि भाई उनके पास अधिक संसाधन है, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो उनके अंदर ऐसा विचार आता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी। राज्यों के पारंपरिक विश्वविद्यालयों को स्टैंड अलोन संस्थाओं के लिए, तकनीक संस्थानों और लॉ कॉलेज आदि के लिए वित्तविहीन व्यवस्थाओं के लिए अंतर नहीं समझा पा रहे हैं। और फिर भी यह देखना जरूरी है कि उस शिक्षा को समावेशी बनाते हुए GER एवं गुणवत्ता को सुधारने की सबसे अच्छी जिम्मेदारी राज्य शिक्षा संस्थानों को की ही है। इस देश में राज्यों की उच्च शिक्षा संस्थान इनकी GER में वृद्धि के साथ साथ में उस शिक्षा तक पहुंच, क्षमता एवं समावेशन का महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गंभीर वित्तीय संकट में है। शिक्षा हेतु राज्य के बजट के पिछले 3 वर्षों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पा सकी। ऐसा जो होना चाहिए थी, प्रगति होना चाहिए थे, उसके जो आवंटन होना था वो और बढ़ना चाहिए था, और लेकिन वो ऐसा अभी तक नहीं हो सका। सरकार ने उस शिक्षा की कीमत पर स्कूल शिक्षा पर जोर दिया है। राज्य स्कूलों पर उच्च शिक्षा स्तर संस्थानों, विशेषकर राज्य विश्वविद्यालयों के अनुदान में 3 दशक से कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। विश्वविद्यालय की आय, शोध संबंधित शुल्क एवं शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, वित्तीय पाठ्यक्रमों की आय पर कुछ अन्य शुल्क, विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क वृद्धि के रास्ते पर सरकारों की रियायती हित आड़े आते हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान में आयोग जैसी संस्थानों को प्रोजेक्ट आधारित योजनाओं पर गैर योजनागत मदद के अलावा केंद्र की किसी भी मदद का प्रश्न ही नहीं बनता है। वर्ष
2013 में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान में रूसा राज्य विश्वविद्यालय के उन्नयन के लिए केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। रूसा के उद्देश्य उच्च शिक्षा एवं गुणवत्ता के लिए राज्य की उच्च शिक्षा संस्थानों को बेहतर गुणवत्ता के मात्र संस्थानों की रणनीतिक फंडिंग करना है। केंद्रीय वित्त पोषण उच्च शिक्षा की क्षमता, पहुंच और उत्कृष्टता योजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर समान राज्यों के लिए 60-40 का अनुपात, विशेष श्रेणी के राज्यों में 90-10 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फीसद अनुपात के केंद्र में राज्य केंद्र शासित राज्य सरकार होकर के उच्च शिक्षा परिषदों के माध्यम से चिन्हित संस्थानों तक पहुंचता है। ये अनुपात आप देखिए 60 और 40 और 90 और 10 का अनुपात है, तो काफ़ी बड़ा अनुपातिक अंतर भी है, पर यह बहुत कम है। कुछ और शिक्षा संस्थानों को तक यह सीमित है। भारत के संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जटिल केंद्र एवं राज्य के मध्य उच्च शिक्षा व्यवस्था के समन्वय आसान नहीं है, फिर भी इसे व्यापक दिशा निर्देशों के साथ पूरा करना होता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा जैसे चुनिंदा राज्यों में कई शिक्षा नीति लागू हुए हैं। 2 राज्य हो चुके हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे। कुछ राज्यों में सियासी कारणों से यह दिशा में जरा भी आगे नहीं बढ़ सके और राज्य विद्यालयों में ना तो ढांचागत सुविधाएं हैं और न ही ये पर्याप्त शिक्षक हैं। वहाँ पर राज्य के विद्यालय जो भी NEP और मूल भावना के साथ में समग्रता की लागू की मिसाल पेश करते हैं। आर्थिक तंगी, अकादमिक प्रबंधन एवं सियासी दखलंदाजी तथा इनमें सत्ता की कमी को जैसे कारणों पर यह बदहाली देखी जाती है। नई शिक्षा नीति बनाने की अधिक महत्वपूर्ण यह है कि समग्रता इसके क्रियान्वयन को सही तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। जब तक सही तरह से क्रियान्वित नहीं होगी उस शिक्षा की जिम्मेदारी तब तक कैसे उठा सकेंगे, कैसे इसमें सुधार आएगा, पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको और बेहतर कैसे कर सकेंगे। तो संस्थानों को, खासकर विश्वविद्यालयों को अध्ययन और अध्याक्रम जो साहित्य अकादमी भी इसके साथ कार्य करते हैं, उनमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये शिक्षा नीति पर अपना पूरा एडिटोरियल था आज का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई उसके हिसाब से हमारे देश की जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और जो भी कॉलेज और अकादमी हैं उनकी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हैं जो इतना अच्छा उसको प्रोजेक्ट कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही, है ना। और भी अभी मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ, बुलेट पॉइंट लेके आऊँगा जिनसे आपको बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग साथ में ऐसे बने रहिए। बिल्कुल, फिर आपको दूसरे सेशन मिलेंगे।